आप सभी को स्वागत करता हूं। जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डेली स्टूडेंट हैं सबको वेलकम है, सबको नमस्ते है। चलिए आज का वीडियो हम लोग बहुत ही शानदार करने वाले हैं। कल हम लोगों ने देखा था क्या चीज़, कल हम लोगों ने देखा था अटेंशन, ध्यान, जो कि आपका बायो साइकोलॉजी से था, बिहेवियर साइंस से था। आज हम देखने वाले हैं बायो साइंस के दो ज़बरदस्त क्वेश्चन। एक देखने वाले हैं कि स्टरलाइजेशन मतलब कीटाणुनाशन, और कीटाणुनाशन के कितने विधियाँ हैं उसके बारे में देखेंगे। ऐसे तो हम लोग ओरल इसको हम जो है बता चुके हैं कि जो माइक्रोबियल कंट्रोल होता है और जो मेथड होता है कैसे होगा, कैसे करेंगे, तो ये तो हम लोग बता चुके हैं। बट एक बार इसको लिखित में बताना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें हैं, हम लोग जानने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो ये चीज़ जानेंगे। चलिए हम लोग देखने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन ये जो स्टरलाइजेशन वाला है दो प्रकार से पूछेगा। देखिए सबसे पहले बता देते हैं, ये जो आपको जो ये सब देखने को मिल रहा है ना, ये वाला टाइप, ये सेम टाइप जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस पर जाके आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। इसको सीधा वहाँ पे दिया रहेगा और साथ में जो है उसके नीचे आपका पीडीएफ भी इसका इसी प्रकार से पीडीएफ वहाँ पे दिया रहता है। तो आप लोग अगर लिंक नहीं भी दिया रहे वीडियो के नीचे में, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि कैसे आप जाके डायरेक्टली आप बिना वीडियो पे आए हुए भी वहाँ जाके पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं प्रतिदिन का वीडियो का नोट्स। तो आपको गूगल में जाना है। गूगल में आपको जो है लिखना है आर एम नर्सिंग, क्या चीज़, आर एम नर्सिंग, इतना लिखना है, डॉट लिखना है, फिर लिखना है ब्लॉग, उसके बाद जो है ब्लॉग स्पॉट और .com लिखना है। और ये जो सभी चीज़ लिखेंगे बिल्कुल कोई गैप नहीं होगा, सब एक साथ लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। RM nursing .blogspot.com, ब्लॉग स्पॉट साथ में होगा, .com, कहीं में कोई गैप नहीं होगा। और जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो जो पहला आएगा नर्सिंग ज्ञान करके, वो चैनल के ही नाम से वहाँ पे रखा गया है। तो वहाँ पे जाएंगे तो आप लोग बिल्कुल जो है उस पर क्लिक करके फर्स्ट ईयर का है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर देख सकते हैं। जो कि आपको कॉपी में नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सब पढ़ा हुआ है। जब भी आपको कन्फ्यूज लगेगा जाके आप लोग वहाँ पे पढ़ सकते हैं डेली वीडियो का नोट्स, डेली वीडियो का पीडीएफ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूँ हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, कीटाणुनाशन या इसी को माइक्रोबियल कंट्रोल, यानी सूक्ष्म जीवों पर कैसे नियंत्रण किया जाए, जीवाणुओं का नियंत्रण और सिद्धांत और विधियाँ पूछेगा, या सीधा पूछ देगा कि स्टरलाइजेशन की कौन कौन से विधियाँ हैं बताए और किसी एक विधि पर चर्चा करें। तो एक विधि है, मतलब दो विधि है, फिजिकल है, केमिकल है। तो फिजिकल पूछेगा, फिजिकल पर चर्चा कीजिएगा, केमिकल पूछेगा, केमिकल पर चर्चा कीजिएगा। और 10 नंबर में सीधा पूछ देगा कि स्टरलाइजेशन के विभिन्न विधियों का वर्णन करें, तो दोनों विधि को जो है आपको वर्णन करना पड़ेगा। या इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप में पूछ देगा कि जो है माइक्रोबियल कंट्रोल का जीवाणु नियंत्रण का प्रिंसिपल लिखे और इसका विधि लिखे। तो विधि जब भी पूछ देगा समझ जाइएगा कि वो इसका दो विधि है, एक रासायनिक एक फिजिकल, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जीवाणु नियंत्रण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल, या इसी को हम लोग स्टरलाइजेशन कहते हैं, कीटाणुनाशन कहते हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को नियंत्रित करके संक्रमण एवं वस्तुओं को सड़ने से बचाया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को निम्न दो तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए सूक्ष्म जीवों का नियंत्रण या जीवाणु नियंत्रण का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी सूक्ष्म जीव होता है जिसके कारण संक्रमण फैलता है, वस्तुएं खराब हो जाता है, तो उसको जो है सड़ने से, वस्तुओं को ख़राब होने से और संक्रमण से बचाया जाए, उस पर नियंत्रण किया जाए। तो वो जो है इसके लिए ये जीवाणु नियंत्रक होता है, जीवाणु नियंत्रक या स्टरलाइजेशन होता है, जो वस्तुओं को क्या करता है, संक्रमण से और सड़ने से बचाया जाता है सूक्ष्म जीवों के वृद्धि से। ये हो गया इसका सिद्धांत, या इसको स्टरलाइजेशन कहते हैं, समझ गए चीज़। चलिए अब इसका दो तरीका है, इसको नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का दो विधि है, दो तरीका है। पहले ही बता चुके हैं, एक है भौतिक फिजिकल मेथड, एक है केमिकल मेथड। मैंने पहले ही बता रखा है कि फिजिकल मेथड में वो सारे चीज़ें होगा जो केमिकल से हट के होगा, जिसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं। जैसे ज़मीन के अंदर निस्तारण करना, मतलब उसको ज़मीन के अंदर जो है उसको ढक देना, तो ये निस्तारण हो जाता है। उसके बाद हो जाता है ज़मीन के अंदर ढक देना, उसके बाद होता है निस्तारण मतलब होता है कि जला के उसको ख़त्म कर देना। उसके बाद होता है भाप होता है ना, अब भाप में एक होता है शुष्क भाप
भाप ड्राई हीट, और एक होता है नम मतलब एक होता है मॉइस्चर जिसमें नमी होता हो, तो वो होता है आर्द्रता मतलब जिसमें नमी हो। तो ये जो होता है आपका ये नमी अलग अलग होता है। अब हम लोग पढ़े थे ऑटोक्लेव है, पाश्चुराइजेशन है, तो ये सब में तो नमी तैयार करके ही भाप तैयार करके ही उसका कीटाणु को नाश किया जाता है। तो ही चीज़ें हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं भौतिक विधियाँ, फिजिकल मेथड। भौतिक विधियाँ निम्नलिखित है। आप सभी से ज़्यादातर भौतिक विधियाँ ही पूछेगा कि स्टरलाइजेशन क्या है, स्टरलाइजेशन के कौन कौन से विधि है, और भौतिक विधियाँ पर चर्चा करें। तो जो भौतिक विधि पर चर्चा करें पूछेगा, तो इस प्रकार से चलिए हम लोग देखते हैं कि भौतिक विधियाँ निम्नलिखित है उसमें क्या क्या है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी टाइप्स आ जाए, जब भी उसमें पॉइंट आ जाए, तो पहले आप उसका पॉइंट को दिमाग में रखिए कि इसके अंदर जैसे भौतिक विद्या के अंदर कौन कौन पॉइंट है। एक है ड्राई हीट, पहला है ड्राई हीट। अब ड्राई हीट के अंदर ये सब पॉइंट है। ड्राई हीट का मतलब होता है ज्वाला, ज्वाला होता है, एक है ज्वाला। दूसरा है गर्म वायु भट्टी है, हॉट एयर ओवन है, और तीसरा है यहाँ पे रेड हीट है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेगा कि शुष्क जो ड्राई हीट है, शुष्क जो गर्म है, वो शुष्क जो उष्मा है उसमें 3 है। कौन कौन है? एक है आपका ज्वाला, एक है आपका रेड हीट, और एक है आपका यहाँ पे देखिए गर्म वायु भट्टी। उसके बाद फिर दूसरा इसमें लिखना पड़ेगा फिजिकल में ही कि आर्द्र उष्मा मतलब मॉइस्ट उष्मा। अब ऐसा उष्मा के थ्रू जो है कीटाणु का नाश किया जाएगा जिसमें उष्मा में थोड़ा ना थोड़ा नमी हो वो उसमें नमी हो। तो नमी कब होगा? जब उसको हम उष्मा को भाप बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भाप होता है, जो स्टीम होता है, उसमें क्या होता है? गुप्त उष्मा होता है, और वह बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। तो ये गुप्त उष्मा जो होता है उसमें जो है क्या होता है? मॉइस्चर होता है, उसमें जो है नमी होता है। तो ये नमी वाला सब उष्मा होगा जिसमें निर्जीवाणुकरण किया जाता है। तो इसमें जो है जैसे दूध पाश्चीकरण किसमें किया जाता है? दूध को। तो दूध को क्या किया जाता है? एक के टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, फिर धीरे धीरे उसको जो है ठंडा कर लिया जाता है। तो गर्म करता है तो क्या होता है? उसमें भाप बनता है, वो गुप्त उष्मा बनता है, मॉइस्चर उष्मा बनता है, जिससे उसमें जो भी कीटाणु रहता है वो नष्ट हो जाता है। ये हो गया। दूसरा है ऑटोक्लेव। दूसरा क्या है? ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव होता है कि ऑटोक्लेव को भी ठीक वही है कि इसको भी एक उच्च ताप पर क्या किया जाता है? आर्द्रता का प्रयोग करके, मॉइस्चर का उपयोग करके जो है इसको ताप बनाया जाता है, और जो है शीघ्रता से वस्तुओं को कीटाणुनाशन कर सके। तो ऑटोक्लेव भी वही होता है जिसमें भाप तैयार किया जाता है। तो भाप होता है, उसमें आर्द्र जो है उष्मा होता ही है। ये चीज़ें समझिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट था, समझना था। बाद बाकी तो सिंगल पॉइंट है, इस दोनों में थोड़ा अलग अलग पॉइंट भी था। तो चलिए हम लोग देख रहे थे भौतिक विधियाँ। तो भौतिक विधियाँ में हम लोग देखे हैं, पहला पॉइंट था शुष्क उष्मा, और दूसरा पॉइंट था आर्द्र उष्मा। मतलब शुष्क उष्मा मतलब जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ उष्मा ही होगा, इसमें कोई नमी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा शुष्क उष्मा। आर्द्र उष्मा मॉइस्चर उष्मा वो होता है जिसमें जो है भाप तैयार हो, जिसमें एक मॉइस्चर भी हो, नमी भी हो। ये चीज़ है। शुष्क उष्मा ड्राई हीट का मतलब होता है शुष्क उष्मा अपने स्रोत से दबाव की ओर संरचना, कंडक्शन और विकिरण के माध्यम से स्थानांतरित होती है। इस विधि में उच्च तापक्रम और अधिक अवधि की आवश्यकता होती है। देखिए सबसे पहला समझिए, जो उष्मा है इसमें क्या होता है कि जो भी वस्तु को हमको मतलब स्टरलाइजेशन करना है, कीटाणु का नाश करना है, बीज संक्रमण मतलब संक्रमण से दूर करना है उसको, तो उसमें जो है क्या किया जाता है कि इसमें जो उष्मा होता है वह अपने स्रोत से दबाव उत्पन्न करता है। इसमें कोई जो है आपको मॉइस्चर नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो उष्मा होता है वह ड्राई होता है, मतलब सूखा हुआ उष्मा होता है, और वह जो है कंडक्शन मतलब संचार करता है और विकिरण के माध्यम से स्थानांतरित होती है। इस विधि में उच्च तापक्रम और अधिक अवधि की आवश्यकता होती है। और चूँकि जो शुष्क उष्मा होता है उसमें अधिक तापक्रम का आवश्यकता होता है, और साथ ही अधिक अवधि तक जो है ये शुष्क उष्मा विधि किया जाता है। तो शुष्क उष्मा याद रखिएगा कि शुष्क उष्मा जो होता है यह जो है अपने संचार और अपने विकिरण के माध्यम से जो है चीज़ों को स्थानांतरित करता है। मतलब संचार के मतलब क्या होता है? कंडक्शन। कंडक्शन मतलब होता है कि जो है कंडक्शन मतलब क्या होता है? चालक होता है, चालक, विद्युत का चालक, उष्मा का चालक। तो वैसा चीज़ें जो उष्मा को क्या कर सके? चालन कर सके, वैसे चीज़ों में इसको स्थानांतरित किया जाता है, जिससे होता यह है कि जो भी उसमें सूक्ष्म जीव हो उसको ये मार देता है। तो ये शुष्क उष्मा हो जाता है। दूसरा शुष्क उष्मा में ही जो ड्राई हीट है उसमें ही अब पढ़ लेंगे। पॉइंट ए में है ज्वाला, फ्लेमिंग। जो ज्वाला होता है जैसे ग्लास स्लाइड, एस्केलेप्स, कल्चर आदि को बंसन फ्लेम के ऊपर से किया जाता है पास। मतलब क्या समझे कि ज्वाला एक विधि है जो कि शुष्क जो उष्मा है उसका एक प्रकार है। इसमें ये होता है कि ग्लास स्लाइड, एस्केल्प्स, कल्चर
आदि को जो है बंसन फ्लेम के ऊपर से किया जाता है। तो ये जो होता है ज्वाला जो होता है, ये ज्वाला आपको जो ऊष्मा तैयार किया जाता है उसमें जो है एक ग्लास स्लाइड को, स्कैल्प को, कल्चर को, ये सब को जो है बंसन जो होता है उसके ऊपर इसका जो है प्रयोग किया जाता है कीटाणुनाशन के लिए। तो ये सब याद रखिएगा कि ज्वाला में ग्लास स्लाइड और स्कैल्प्स, कल्चर आदि को बंसन फ्लेम के ऊपर किया जाता है। ये समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं गर्म वायु भट्टी। गर्म वायु भट्टी का मतलब होता है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का मतलब होता है कि यह एक बहुत प्रभावशाली तरीका है। बिल्कुल इसमें विष संक्रमण के लिए 160 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 1 घंटा की आवश्यकता होती है। इस विधि के द्वारा कांच की सिरिंज जो है, टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, पेपिट, सीजर, उसके बाद जो है पाउडर, लिक्विड, पैराफिन आदि का विष संक्रमण किया जाता है। इसमें एक पंखा लगा रहता है जो बराबर से गर्म वायु को संचार करता है। देखिए अब आप लोग एक समझिए कि जैसे देखते होइएगा कि एक होता है हीटर होता है ना, तो हीटर में जो एक आता है कूलिंग करने वाला, जो हम लोग क्या कीनते हैं, जैसे हम लोग एसी रखते हैं ना, एसी, तो एसी में कुछ ऐसा फंक्शन लगा रहता है जो आपको ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडक भी देता है और जो है गर्मी में वो गर्म देता है। उसमें एक पंखी लगा होता है जो गर्म वायु को क्या करता है, आपको संचार करता है। अब होता यह है कि जो गर्म पंखा होता है जिससे गर्म हवा आ रहा है, तो उसके सामने आप कोई सामान को अगर रख दीजिएगा तो उसको जो है तुरंत उस पर के कीटाणु को क्या करता है, वो नष्ट कर देता है। तो यही जो है गर्म वायु भट्टी को यही कहता है, हॉट एयर ओवन यही कह रहा है कि यह बहुत प्रभावशाली होता है। इसमें जो विष संक्रमण होता है वो 160 डिग्री तापमान पर 1 घंटे तक होता है। और साथ ही इस विधि में सिरिंज, टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, पीपीटी, उसके बाद सीजर, पाउडर, लिक्विड, पैराफिन आदि का विष संक्रमण किया जाता है। इसमें एक पंखा लगा रहता है जो बराबर रूप से गर्म वायु का संचार करता है। अब समझ लीजिए ये सबको डायरेक्टली कहीं पर रखा नहीं जाता, इसको गर्म वायु से जो है इसका विष संक्रमण किया जाता है। मतलब इतना ना गर्म वायु किया जाता है कि 160 डिग्री पर गर्म वायु निकलता है और वो हवा जो है क्या करता है, विष संक्रमित करता है। क्योंकि नाम से स्पष्ट है गर्म वायु भट्टी, मतलब जो वायु होगा वो गर्म होगा। कहाँ से, भट्टी से। उसमें एक पंखा लगा होगा और वो गर्म हवा देगा और उस हवा के सामने ये सब सामानों को रखा जाएगा और फिर जो है क्या होगा कि विष संक्रमण हो जाएगा उस गर्म हवा से ही। तो ये चीज़ समझ गए गर्म वायु भट्टी को। चलिए नेक्स्ट है रेड हीट। रेड हीट्स का मतलब है कि वायर या लूप, इट टिप फॉर फोर्सेप्स और नीडल्स को इसमें स्टरलाइज मतलब रोगाणु रहित, ठीक है, नीडल्स किया जाता है। इसमें तापमान इतना डिग्री होता है और समय अवधि 7.5 मिनट होता है। देखिए रेड हीट्स होता है, इसमें जो है वायर जो होता है या जो लूप होता है उसको टिप ऑफ फोर्सेप्स और जो नीडल्स वगैरह होता है उसको जो है कीटाणु रहित स्टरलाइजेशन किया जाता है। इसमें जो होता है कि 180 डिग्री सेल्सियस पर 7.5 मिनट तक ही इसको जो नीडल्स है, जो फोर्सेप्स है, जो लूप है या वायर है, इसको 7.5 मिनट तक ही जो है आपका किया जाता है 180 डिग्री सेल्सियस में। तो हम लोग जो है हम लोग शुष्क उष्मा, हम लोग ड्राई हीट में क्या क्या चीज़ देखे हैं, ज्वाला देखे हैं, ज्वाला के बाद रेड हीट देखे हैं, रेड हीट के बाद गर्म वायु भट्टी देखे हैं। तीनों में लिख दीजिएगा, 2-2 लाइन, 1-1 लाइन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं आर्द्र ऊष्मा, मतलब मॉइस्ट हीट। आर्द्र ऊष्मा में 2 ही है और दोनों हम लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है पाश्चराइजेशन और एक है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में क्या होता है कि ऑटोक्लेव में उच्च दाब तथा उच्च ताप पर जो है वस्तुओं को क्या किया जाता है, विष संक्रमित किया जाता है ताकि जो वस्तु हो उसको पैकिंग का भेदन आसानी से हो सके। तो यही जो है ऑटोक्लेव में होता है। उसी प्रकार से जो पाश्चराइजेशन होता है, हमने पढ़ाया था कि होल्डर विधि होता है, उसके बाद होता है हाई टेम्परेचर होता है और एक अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है। ये 3 प्रकार से जो है निर्जवानुकरण पाश्चराइजेशन किया जाता है। बट जो हमको यहाँ पे उतना लिखना नहीं है, हमको यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझाना है। तो जो पाश्चराइजेशन होता है, नॉर्मली इसमें जो दूध होता है हम लोग जो खाते हैं बाज़ार से, जो पैकेट मिलता है सुधा वगैरह का, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली आपको जो है गाय या भैंस के निकला हुआ नहीं रहता है, उसको जो है आगे स्टोर किया जाता है जहाँ भी उसका
फैक्ट्री होता है वहाँ पे जो है उसको स्टोर करके उसको पास्चुराइज किया जाता है। मीन्स उसको उष्मा पर एक जो है दूध की उष्मा उपचार की विधि है जिससे रोग कारक बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है। बिल्कुल यह एक जो है आर्द्र उष्मा होता है जिसमें भाप भी होता है और ये जो भाप जो ये स्टीम होता है ये कीटाणु को मारता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझिए। ड्राई हीट में सिर्फ ड्राई हीट वाले विधि का उपयोग होता था जिसमें कोई जो है मॉइस्चर नहीं होता था, बट मॉइस्चर हीट में इसमें जो है भाप होता है। और निर्जीवाणुकरण पास्चुराइजेशन एक वैसा ही विधि है जिसमें दूध की जो ऊष्मा उपचार होता है वो किया जाता है जिससे बैक्टीरिया जो रोग कारक होते हैं वो नष्ट हो जाता है। बस इतना लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा। डिटेल से हम बता चुके हैं। 5 नंबर में ऑटोक्लेव के बारे में पास्चुराइजेशन या ऑटोक्लेव पूछेगा तो हम पढ़ा रखे हैं, जाके देख लीजिएगा। ऑटोक्लेव इस विधि में अधिक दाब, उच्च ताप व आर्द्रता का प्रयोग किया था। मैंने पहले ही बताया कि ऑटोक्लेव में अधिक दाब, उच्च ताप व आर्द्रता मतलब मॉइस्चर का उपयोग किया जाता है जिससे बीज संक्रमण के लिए आवश्यक तापमान बना रहे। अब चूँकि होता यह है कि आप एक गर्म पानी को बहुत ज़्यादा उसको गर्म कर दीजिए, बॉयल कर दीजिए और उसको ढक कर रख दीजिए। और एक आग है, आग में आप जितना देर तक उसको जो है हीट देते रहेंगे आग जलते रहेगा। जैसे ही हीट ख़त्म कर देंगे आग धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। बट एक गर्म पानी को बहुत देर तक खौला गर्म करके रख दीजिए तो यह जो है धीरे 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 यह टेम्परेचर इसका कमेगा। बट इसका जो आग वाला होगा वो अचानक से कम जाता है। इसलिए क्यों होता है? क्योंकि बॉइलिंग जो पानी है, वाटर है, इसमें गुप्त उष्मा होता है और गुप्त उष्मा बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, जल्दी यह ठंडक पड़ता नहीं है। इसलिए इसको उच्च दाब उष्मा में ऑटोक्लेव होता है, मॉइस्चर होता है। इसलिए अधिक दाब, उच्च ताप और आर्द्रता का प्रयोग करके बीज संक्रमण के लिए जो है तापमान तैयार किया जाता है। ऑटोक्लेव में पैक की गई जो भी वस्तुएं होता है उसका जो है शीघ्रता से क्विकली से भेदन हो सके ऐसा बनाया जाता है। तो ऑटोक्लेव के नॉर्मली चीज़ें समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है उबालना, 2 के बाद हम लोग पहला क्या देखे हैं? शुष्क उष्मा देखे हैं। दूसरा हम लोग नम उष्मा मीन्स मॉइस्चर उष्मा देखे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तीसरा है उबालना, बॉइलिंग के मतलब क्या होता है कि उबलते पानी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस में 5 मिनट के लिए उपकरणों को उबाला जाता है। इस तरीके से अधिकांशतः रोगकारी जीवाणु को नष्ट किया जाता है। शैल संबंधी क्रिया में उपयोग आने वाले औजारों का रोगाणुनाशन इस विधि द्वारा किया जाता है। इसमें ज़्यादातर जो होता है जो रबर के बने सामान्य होता है उसको उबाला जाता है। धारदार जो भी हथियार होगा, सीजर वगैरह को इस गर्म पानी में नहीं उबाला जाएगा क्योंकि गर्म पानी में उबालने से उसका जो धार होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है उसको जो है हीट उष्मा दिया जाएगा, सूखा उष्मा दिया जाएगा। जहाँ पे सीजर वगैरह हम लोग देखे थे, गर्म वायु गर्म जो है शुष्क वायु भट्टी में जो देखे थे जहाँ पे सीजर वगैरह को भी संक्रमित किया जाएगा। बट इस नमी वाला में ये नहीं होगा। नमी वाला तो ख़त्म हो गया। तीसरा है बॉइलिंग में होता है कि 5 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है कोई भी सर्जिकल जो इक्विपमेंट होता है उसको जो है गर्म उबाला जाता है तो वह जो है कीटाणु सब उसमें का मर जाता है। ये चीज़ हो गया उबालना। अब देखिए इसमें आपको कहीं कुछ लगा है कि केमिकल चीज़ें का यूज हो रहा है? नहीं। तो जिसमें केमिकल का यूज ना हो वो फिजिकल और जिसमें केमिकल चीज़ों का यूज हो जाए वो केमिकल, यही चीज़ें हैं। अभी तक सिर्फ गर्म करने का, भले वो गर्म करने का है तो पानी के थ्रू पानी हो मतलब नमी हो या सीधा सूखा हो मतलब सीधा सूखा हवा हो, तो ये सब जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। चौथा यहाँ पे देखिए कि विकिरण है, रेडिएशन है। 2 प्रकार की रेडिएशन इसके प्रयोग में लाई जाती है। देखिए सबसे पहला होता है लॉन्चिंग रेडिएशन और एक है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। क्या चीज़? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। याद रखिएगा कि चौथा जो पॉइंट है रेडिएशन है। तो रेडिएशन में 2 पॉइंट है, एक है लॉन्चिंग रेडिएशन और एक है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो देखिए लॉन्चिंग रेडिएशन में क्या होता है? एक्सरे, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज इन रेडिएशन का उपयोग इस्तेमाल के बाद फेंकी जाने वाली सामग्रियों जैसे प्लास्टिक सिरिंज, स्वैग, कल्चर प्लेट, कैनुलाज और कैथेटर के रोगाणुनाशन के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए अब होता क्या है कि एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रे, इन रेडिएशन का उपयोग इस्तेमाल के बाद जो भी फेंक देने वाला मेडिकल में होता है, जैसे प्लास्टिक का जो सिरिंज होता है उसको भी इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं। स्वेग जो होता है, कल्चर प्लेट जो होता है, कैनूल होता है, कैथर होता है, तो ये सबको यूज के बाद फेंक देते हैं ना। तो फेंकने के बाद भी उसमें कीटाणु रहेगा ही, तो उससे दूसरे को संक्रमण हो सकता है आसपास उसके जाने से। तो जो है इसको क्या किया जाता है कि इस सबको फेंकने से जो पहले क्या किया
किया जाएगा कि जो है इसको लॉन्चिंग रेडिएशन किया जाएगा। रेडिएशन के 2 विधि, लॉन्चिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो लॉन्चिंग रेडिएशन में होगा कि जितने भी प्लास्टिक के सिरिंज, स्वैग, कल्चर प्लेट, कैनुअल, कैथर, ये सब को जो फेंकेंगे तो ये सब को जो है गामा रे, एक्सरे और कॉस्मिक रे के थ्रू जो है रेडिएशन का उपयोग करके और ये सब का जो भी होगा इस सब को हम लोग कीटाणुनाशन कर लेते हैं इस लॉन्चिंग रेडिएशन में। समझ गए? एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रे के रेडिएशन का उपयोग करके इन सब चीज़ों को जो है रोगाणुनाशन किया जाता है। समझ गए? चलिए, दूसरा रेडिएशन का जो विधि है वो है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का मतलब है कि इंफ्रारेड तथा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन का जो उपयोग है वो आपका सिरिंज, कैथेटर, रोगाणुनाशन के लिए किया जाता है, जबकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बैक्टीरियल लेबोरेटरी इनकोलुएशन नोड, लेमिनर फ्लो, ओटी थिएटर के रोगाणुनाशन के लिए किया जाता है। देखिए, जो आपका नॉन आयोनाइजिंग है, नॉन आयोनाइजिंग का उपयोग जो किया जाता है वो आपको सिरिंज, कैथेटर के लिए तो किया ही जाता है, बट जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है इसका उपयोग जो है बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी वगैरह होता है ना, जहाँ पे ब्लड वगैरह सैंपल लिया जाता है, जांच किया जाता है, और साथ में जो ओटी का होता है, जो ओटी का फंक्शन जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें जो सामान सब होता है उसको जो है रोगाणुनाशन किया जाता है। किसके थ्रू? तो इसी नॉन आयोनाइजिंग के थ्रू। चीज़ें समझ गए? लॉन्चिंग, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, लॉन्चिंग रेडिएशन। लॉन्चिंग रेडिएशन में गामा रे, एक्सरे और कॉस्मिक रे का उपयोग होता है जो प्लास्टिक सिरिंज, स्वेज, कल्चर, कैनून, कैथेटर का रोगाणुनाशन के लिए। बट नॉन आयोनाइजिंग में था कि इंफ्रारेड और अल्ट्रा रेड वायलेट का उपयोग किया जाता है, उपयोग करके जो है सिरिंज और कैथेटर का रोगाणुनाशन किया जाता है, जबकि अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन जो होता है, देखिए इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग किस में होता है? तो ये सिरिंज और कैथेटर में होता है, और जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होगा तो इस सब का उपयोग होता है लेबोरेटरी, ओटी में जो उपयोगी वस्तु है उस सब के होता है। अब होता यह है कि जो इंफ्रारेड होता है वो अल्ट्रा रेड जो होता है, अल्ट्रा रेड काफ़ी खतरनाक होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो भेदन क्षमता होता है। अल्ट्रा मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, बहुत भयानक, तो यही होता है अल्ट्रा और हाई क्वालिटी। और जो इंफ्रारेड होगा वो अल्ट्रा रेड से कम होगा, अल्ट्रा वायलेट से कम होगा, इंफ्रारेड से ज़्यादा होता है अल्ट्रा वायलेट। इसीलिए अल्ट्रा वायलेट का जो है उपयोग बैक्टीरियल लेबोरेटरी, इनकोलुएशन नोड, लेबोरेटरी फ्लो, ऑपरेशन थिएटर में जो भी चीज़ें है उसके रोगाणुनाशन के लिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का, और नॉर्मली जो सिरिंज और कैथेटर है उसका उपयोग जो है किसके द्वारा? तो इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू। चीज़ें समझ गए? चलिए, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 5वां पॉइंट है फिल्ट्रेशन। तरल दबावों और प्रयोगशाला में माध्यम जैसे सीरा, शुगर, एंटीबायोटिक सोल्यूशन जो कि ऊष्मा आयनकारी विधि से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जो फिल्टर से छाना जाता है ताकि सूक्ष्म जीवाणु अलग हो। उदाहरण एब्स्टोसिस फिल्टर, डिस्क फिल्टर, ग्लास फिल्टर। देखिए हमको यहाँ पे बता रहा है कि फिल्टर। अब फिल्टर समझिए कि कुछ ऐसे फिल्टर छानना किसको जाता है कि जो तरल चीज़ होगा उसी को ना छाना जाएगा। तो इसमें कुछ जैसे प्रयोगशाला में या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे उपयोग होने वाले जो भी ख़राब चीज़ें हैं, उस जो तरल है उस तरल को जो क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। फिल्टर के थ्रू जो है क्या किया जाता है, उसको छाना जाता है, तो सूक्ष्म जीवाणु अलग हो जाते हैं और जो मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है, जो कि सही रहता है। तो ये होता है छानना। मतलब किसी भी तरल चीज़ जो रोगाणु जो संक्रमित है उसको जो है छानकर शुद्ध किया जाता है, तो ये छानना विधि हो गया। इसका अलग अलग विधि है। अब देखिए एस्बेस्टस फिल्टर, डिस्क फिल्टर, ग्लास फिल्टर। चीज़ समझ गए? चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, हम लोग क्या क्या चीज़ देखे हैं। शुष्क ऊष्मा देखे हैं, मॉइस्चर ऊष्मा देखे हैं, बॉइलिंग देखे हैं, रेडिएशन देखे हैं। ये फिजिकल में 4 टाइप से था, और उसके बाद फिल्टर देखे हैं, 5 था फिजिकल में। अब उसके बाद जो है हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे रासायनिक विधि। रासायनिक विधि जो है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जिसमें रासायनिक चीज़ों का उपयोग होता है। जैसे उपकरणों तथा रोगियों की सफाई के लिए जो है बहुत सारे रासायनिक पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं। देखिए जो भी उपयोग होता है हमारे केमिकल के थ्रू, जो भी मेडिकल में उपयोग होने वाले इक्विपमेंट है, रोगी को उपयोग होने वाला जो भी सामान है, उस सब के जो है क्या किया जाता है, केमिकल के थ्रू जो है विसंक्रमित किया जाता है, मीन्स स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो आप लोग जो है इसको लिख दीजिएगा कि केमिकल में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है जीवाणु रहित प्रतिरोधी, मतलब एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जैसे घाव वगैरह हो जाता है तो देखते होइएगा कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक का उपयोग किया जाता है। अब उसको क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि उस पर जो भी सूक्ष्म जीव हो वो नष्ट हो जाए, ताकि जो इसका जो ड्रेसिंग है अच्छा से हो जाए। तो किसी को कट फट जाता है तो सबसे पहले उसको एंटीसेप्टिक विलयन से
क्या किया जाता है, साफ किया जाता है कॉटन के थ्रू, ये चीज़ें होता है। यह रासायनिक पदार्थ का जल मिश्रित पतला विलयन होता है। यह विलयन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं बहुगुण को रोकता है। मैंने पहले ही बताया कि एंटीसेप्टिक क्या करता है, इसके वृद्धि को या बहुत ज़्यादा और गुण न प्रदर्शित करे इसको रोकता है। और ये जो है विलयन होता है, तो एंटीसेप्टिक यही होता है जो कि घाव वगैरह साफ, ड्रेसिंग वगैरह साफ करने से पहले जो है इसका उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक का। दूसरा यहाँ पे देखिए दुर्गंधनाशक, यह रासायनिक पदार्थ दुर्गंध को खत्म करता है। डिओड्रेंट क्या होता है, स्प्रे होता है। अब जितना भी हम लोग जो है बॉडी स्प्रे मारते हैं उसमें डिओड्रेंट होता है। डिओड्रेंट क्या करता है, वह एक केमिकल फॉर्म होता है, उसमें जो है क्या किया जाता है, आदमी को डिओड्रेंट मिला रहता है जिससे सुगंध आता है, दुर्गंध को ख़त्म करता है। तो डिओड्रेंट भी होता है जो कि जो भी सूक्ष्म जीव होता है उससे जो भी हानिकारक दूषित स्मेल आ रहा है उसको ख़त्म करेगा डिओड्रेंट, समझ गए। तीसरा है विसंक्रमित, मतलब विसंदूषक, मतलब डिकॉन्टेमिनेट विसंदूषक। ऐसे रासायनिक पदार्थ रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों, विषैले रसायनों और वातावरण के अन्य हानिकारक को निष्क्रिय और नष्ट करते हैं। देखिए जो विष संदूषक होता है, जो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों, विषैले रसायन और वातावरण के अन्य हानिकारक कार्यों को निष्क्रिय और नष्ट करता है, ये आपका विष संदूषक कहलाता है। तो चीज़ें समझ गए विष संदूषक क्या है। तो विष संदूषक एक ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो रोग उत्पन्न करने वाले जो भी सूक्ष्म जीव है, जो भी विषैले रसायन है, जो वातावरण में अनहानिकारक मौजूद कारक है उसको निष्क्रिय और नष्ट करता है। तो ये रासायनिक में तीसरा पॉइंट था विष संदूषक। पहला क्या था, पहला था हमारा एंटीसेप्टिक, दूसरा था दुर्गंधनाशक डिओड्रेंट, तीसरा है विष संदूषक डिकॉन्टेमिनेट। तो ये हो गया। चौथा यहाँ पे देखिएगा बहुत शानदार है, चौथा है कि सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने वाली गैस। अब देखिए हम लोग जो है अभी कुछ गैस पढ़ेंगे जिसको गैस के थ्रू जो है उसमें केमिकल चीज़ें मिला होगा, लेकिन वो गैस के थ्रू गैस के रूप में होगा और उस सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने के लिए होगा। चीज़ें समझ रहे हैं। ये है फॉर्मेल्डिहाइड गैस। फॉर्मेल्डिहाइड गैस होता है कि यह प्रभावकारी है, यह जीवाणुओं को वर्धित रूपों, कवकों एवं विषाणु के प्रति क्या करता है, अपना एक्टिव दिखाता है और उससे जो है वृद्धि को रोकता है। तो ये चीज़ें समझ गए। फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है कि यह एक प्रभावकारी होता है, यह जीवाणुओं के जो वर्धित रूप है, मतलब जो बढ़ने वाला रूप है उसको रोकता है, यह कवकों विषाणुओं के प्रति अपना जो है रूप दिखाता है और ये सब के जो है आगे वृद्धि को रोकता है फॉर्मेल्डिहाइड। ये समझ गए। अब कवक विषाणु ही तो सूक्ष्म जीव होता है, यही तो सूक्ष्म जीव होता है ना, और यही क्या करता है, आपका जीवाणु जो होता है ये आपके रोग को बढ़ाता है, संक्रमित करता है चीज़ों को। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा गैस है जो इस सब को नष्ट करता है। ये समझ गया। बी है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस होता है कि यह जल को भी संक्रमित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन का गोली भी होता है जिसको जो है जल में रखने से जो है वो जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें वो मृत्यु हो जाता है और जल साफ हो जाता है, जल जो है शुद्ध हो जाता है। तो ये जो होता है क्लोरीन गैस होता है। ये समझ गए। चलिए तो हम लोग इसमें भी 4 पॉइंट देखे हैं, उसमें भी 5 पॉइंट देखे हैं। फिजिकल में 5 पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट। 4 पॉइंट क्या क्या चीज़, एंटीसेप्टिक, डिओड्रेंट, विसंदूषक, डिकॉमिनेंट और विसंदूषक के बाद हम लोग एक देखे हैं। विसंदूषक के बाद चौथा है सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने वाली गैस। गैस में फॉर्मेल्डिहाइड गैस, क्लोरीन गैस। फॉर्मेल्डिहाइड का काम है कि जितने भी वृद्धि करने वाले जीवाणुओं का, कवक विषाणु ये सब जो है उसके फॉर्मेल्डिहाइड उसके वृद्धि को रोकता है। क्लोरीन गैस है, देखिए आमतौर पर तो सब वृद्धि ही रोकेगा या नष्ट ही करेगा, यही ना करेगा, यही होता है। चीज़ समझ गए। क्लोरीन गैस का काम है कि जल को शुद्ध करेगा, ये चीज़ है। हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं चपाचक की तरफ। चपाचक किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, एक्सप्लेन इट। मेटाबॉलिज्म क्या है, देखिए मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चपाचक। चपाचक का अर्थ होता है कि जीवित कोशिकाओं जो ऊतक में पल प्रतिपल भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की क्रियाओं द्वारा प्रोटोप्लाज्मा का निर्माण एवं जीवित कोशिकाओं की वृद्धि एवं उनकी टूट फूट की मरम्मत करने के लिए ऊर्जा पैदा करना चपाचक की 3 प्रक्रिया होती है। देखिए चपाचय एक जो है आपका क्या है, यह एक आपका निरंतर चलने वाली क्रिया होती है। जब भी हमारे शरीर में कोशिका का क्षतिपूर्ति होता है, कोशिका का टूट फूट होता है, तो उसको मरम्मत करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए ताकि फिर से नए कोशिका मिल सके, नए ऊतक बन सके, तो इसके लिए जो है ये चपाचय का क्रिया होता है। और ये चपाचय जो है एनर्जी देता है किसको, कोशिका को वृद्धि के लिए एनर्जी देता है ताकि वह अपना मरम्मत कर सके और अपना जो है चीज़ों को सुधार सके। तो ये जो है
है यह एक भौतिक एवं रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो है ये घटित होता है, जिसमें यह मरम्मत करता है, हमारे कोशिका को मरम्मत करने के लिए ऊर्जा को प्रदान करता है। और यही जो होता है आपका चयापचय होता है। चयापचय चीज़ समझ गए कि यह जीवित कोशिका, हमारे शरीर में जो जीवित कोशिका है, जो ऊतक है, उसको क्या करता है, भौतिक और रासायनिक रूप से परिवर्तन, मतलब टूट फूट होता है, क्षतिग्रस्त ऊतक फिर से नए ऊतक का निर्माण लेता है। तो भौतिक और जो रासायनिक परिवर्तन उसमें होता है, उसके जो है वृद्धि को और उसकी टूट फूट को मरम्मत के लिए जो है ये एनर्जी पैदा करना ये चयापचय का कारण हो, चयापचय का काम है, मेटाबॉलिज्म का कारण है, काम है। समझ गए। ये 3 प्रक्रिया होता है मेटाबॉलिज्म का। पहला है एनाबॉलिज्म, उसके बाद कैटाबॉलिज्म है और तीसरा है बेसल मेटाबॉलिज्म है। तीनों याद रखिएगा। एक एनाबॉलिज्म उपचय होता है और तीसरा कैटाबॉलिज्म है जो कि अपचय होता है और तीसरा जो है कि न्यूनतम चयापचय है, बेसल मेटाबॉलिज्म है। याद रखिएगा, उपचय, अपचय और न्यूनतम चयापचय बहुत याद रखिए, बहुत आसान है। एक होता है उपचय एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म अपचय और तीसरा है न्यूनतम चयापचय बेसल मेटाबॉलिज्म। अब चलिए इस तीनों को देख लेते हैं। देखिए उपचय क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है। उपचय होता है उपचय, अपचय, उपचय रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव रासायनिक एवं भौतिक क्रियाओं द्वारा शरीर में जो कोशिकाओं के अंदर विद्यमान पोषक तत्वों से ऊर्जा उपलब्ध होती है। इन क्रियाओं के संपन्न होने के लिए शरीर के तापमान को समान बनाए रखने के लिए रखने की क्रिया को उपचय कहते हैं। इस प्रतिक्रिया में ऊर्जा का उपयोग होता है। देखिए उपचय एनाबॉलिज्म वो होता है कि हमारे शरीर में जैसे जो भी भौतिक और जो भी रासायनिक क्रिया होगा, जिसमें हमारे कोशिका के अंदर जो भी पोषक, शरीर के अंदर जो कोशिका जो विद्यमान है, उसमें जो भी पोषक तत्व जो एनर्जी है जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू मिलता है, वो एनर्जी को क्या करता है, हमारे शरीर में एक टेम्परेचर बनाए रखता है। अब एनर्जी हमारे शरीर में नहीं होगा तो कहाँ से टेम्परेचर बनेगा। तो कोशिका ऊतक में क्या होता है, एनर्जी समाहित होता है। वो एनर्जी हमको क्या करता है कि हमारे शरीर के जो भी क्रिया है उसको संपन्न होने में तापमान को बनाए रखता है। और ये जो है क्रिया को कौन करता है, ये उपचय ही करता है। जो क्या करता है, जो भी हमारे शरीर में कोशिका में जो भी मतलब ऊर्जा, जो भी पोषक तत्व उपलब्ध है, उसके क्रिया के थ्रू ये तापमान को समान बनाए रखता है और ये होता है एनाबॉलिज्म। इस प्रक्रिया में जो है ऊर्जा का उपयोग होता है। ऊर्जा का उपयोग होगा तभी तो हमें शरीर में जो है एनाबॉलिज्म के थ्रू जो है हमें टेम्परेचर समान रहता है। तो यही जो होता है एनाबॉलिज्म होता है। चलिए दूसरा है अपचय, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है अपचय। 5 नंबर में आपसे पूछ देगा कि मेटाबॉलिज्म के बारे में। अपचय होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म विनाशकारी चयापचय को कहते हैं। मतलब देखिए विनाशकारी जो चयापचय होता है, मतलब इस प्रतिक्रिया में ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है, ताप पैदा करने वाले पोषक तत्व टूट फूट जाते हैं, अतः ऐसे पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। ऐसे पदार्थ समानतः उत्सर्जन द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस टूट फूट की क्रिया में कुछ ऊष्मा मुक्त होती है जो शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखती है। इसी क्रिया को अपचय कहते हैं। देखिए अपचय जो होता है, जो कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म जो है वो मेटाबॉलिज्म के ठीक उल्टा होता है। मतलब अपचय के जो है हम लोग जो चयापचय जो मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं ना, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म में जो टूटी फूटी जो कोशिका है उसको मरम्मत करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और वह ऊर्जा जो है हमारे शरीर में क्या करता है, ऊष्मा को बनाए रखता है और जो है एक समान तापमान मिलता है। ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है। यह भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। बट जो ये अपचय है, जो कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म में जो है क्या होता है कि यह जो है एक विनाशकारी होता है। यह एक विनाशकारी क्रिया होता है। इस क्रिया में ये होता है कि जो हमारे शरीर में ताप पैदा करने वाले जो पोषक चीज़ें हैं, जो ऊर्जा देने वाले जो पोषक तत्व है, उसका टूट फूट होता है। और टूट फूट होने के साथ ही वो ऐसे पदार्थों में विघटन होता है, ऐसे पदार्थों में वो परिवर्तित होता है जिसके लिए हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, जिसका हमारे शरीर में बिल्कुल कोई उपयोग ही नहीं है। तो वो हमारे शरीर से क्या होता है, उत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है। इस टूट फूट की क्रिया में चूँकि ये टूट फूट का रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ऊष्मा का मुक्त होगा। और ये जो ऊष्मा मुक्त होता है, अब ये हमारे शरीर को क्या करता है कि एक संतुलन बना के रखता है। एक्सेसिव जो ऊष्मा होता है उसको निकाल देता है इस कैटाबॉलिज्म के क्रिया के थ्रू, जो शरीर को तापमान को संतुलित बनाए रखता है। इसी क्रिया को अपचय कहते हैं। तो जो अपचय होता है, अपचय में जो चीज़ें होता है वो हमारे शरीर के लिए जो है क्या होता है, अति विनाशकारी होता है। इसमें हमारे शरीर से जो भी उत्सर्जित पदार्थ होता है, इसी कैटाबॉलिज्म के क्रिया
के थ्रू जो है शरीर से बाहर निकलता है और इसमें निकलने के साथ कुछ ऊष्मा का मुक्त भी होता है और मुक्त होता है तो हमारे शरीर में ऊष्मा का संतुलन बनाए रखता है और यही क्रिया जो होता है क्या चीज़ अपचय कहलाता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। उपचय क्या था? उपचय जो है वहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होता था उसमें, बट यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पे उतना नहीं होता है। वहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होता था चूँकि वो था क्या चीज़, वो हमारा था अपचय, तो इसी के लिए वो था उपचय, तो वो मतलब एनाबॉलिज्म, तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होता था क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा बनाने का कार्य करता था, परिवर्तित करने का कार्य करता था। और इसमें पोषक तत्व जो होता था वो हमारे शरीर को ऊर्जा, एक तापमान को नियंत्रित करने, समान बनाए रखने के लिए चीज़ों को, पोषक को उपलब्ध होता था, जिससे हमारे शरीर में क्या होता था, तापमान बना रहता है एनाबॉलिज्म के थ्रू। जबकि कैटाबॉलिज्म में ऐसा नहीं होता है। कैटाबॉलिज्म में उत्सर्जन के जो भी क्रिया है उत्सर्जन के थ्रू निकल जाता है, इसमें ऊष्मा भी मुक्त होता है, इसमें ऊर्जा की कोई जो है प्रयोग उतना नहीं होता है। ये ठीक है, समझ गए। अब तीसरा और लास्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा और लास्ट है कि न्यूनतम चयापचय बेसल मेटाबॉलिज्म। बेसल मेटाबॉलिज्म क्या होता है? न्यूनतम चयापचय। देखिए नाम से स्पष्ट है, एनाबॉलिज्म को उपपचय, पहले 3 प्रकार जो है मेटाबॉलिज्म को अपचय कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? अपचय। अपचय क्या होता है? जो एक रासायनिक और भौतिक क्रिया के फलस्वरूप होता है कि हमारे शरीर को ऊष्मा, एनर्जी मिल सके, जो टूटी फूटी जो कोशिका है उसका क्षतिपूर्ति हो सके। तो ये क्रिया जो है टूटी फूटी जो कोशिका है उसको एनर्जी देता है पोषण वाला, जिससे ये क्षतिपूर्ति कोशिका टूट फूट को क्या करता है, मरम्मत करके हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है और साथ ही एक समान तापमान बनाए रखता है। इस अपचय मतलब जो चयापचय की क्रिया है, जो मेटाबॉलिज्म का क्रिया है, चयापचय मेटाबॉलिज्म का क्रिया है, उसी का 3 प्रकार था, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म है जिसमें बिल्कुल हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है, जिसमें शरीर में ऐसा क्रिया होता है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें जो टूट फूट होता है उसका जो है तापमान को समान बनाए रखने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो है क्या ऊष्मा बनाए रखने के लिए शरीर में वो क्रिया होता है, वो होता है आपका उपचय। चयापचय में जो कि हम लोग देखे थे कैटाबॉलिज्म, उसमें जो है उत्सर्जन के थ्रू शरीर से निकलता है उत्सर्जी पदार्थ, उसमें ऊर्जा मुक्त होता है, जिससे शरीर में कुछ एक्सेसिव जो टेम्परेचर होता है वो बाहर निकल जाता है, जिससे तापमान बना रहता है शरीर में। यह एक विनाशकारी क्रिया होता है, कौन? कैटाबॉलिज्म। तो ये चीज़ समझ गया। तीसरा है न्यूनतम चयापचय बेसल मेटाबॉलिज्म। बेसल मेटाबॉलिज्म होता है भोजन करने के 12 घंटे के बाद, यानी भोजन के एब्सॉर्प्शन। देखिए ये जो होता है बेसल मेटाबॉलिज्म होता है कि अगर आप भोजन कर लिए हैं तो भोजन करने के 12 घंटे के बाद जो है भोजन का एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो अवशोषण होता है, उसके पश्चात जो चयापचय परिवर्तन होता है, जो मेटाबॉलिज्म जो परिवर्तन होता है, जो भोजन का अवशोषण हमारे शरीर के ऊर्जा देने के लिए, टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयोग होता है, तो ये जो होता है इन्हीं परिवर्तनों को न्यूनतम चयापचय कहते हैं। इस स्थिति में मानव कम से कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मतलब जो ये भोजन के बाद ये जो प्रक्रिया होता है बेसल मेटाबॉलिज्म का, ये भोजन करने के 12 घंटे के बाद होता है। ये भोजन में जो भी अवशोषण की चीज़ें होता है उसको अवशोषण के बाद एक मेटाबॉलिज्म चयापचय में परिवर्तन होता है। चयापचय में परिवर्तन होने का मतलब क्या है कि वह हमारे कोशिका को ऊतक को एनर्जी देगा, टूटी फूटी जो कोशिका है उसके लिए मरम्मत के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा, जो कि हमारे शरीर में एक न्यूनतम क्या करता है, ऊष्मा भी बना के रखता है, ताप भी बना के रखता है, एनर्जी भी देता है। तो इसी को मेटाबॉलिज्म होता है। इसी मेटाबॉलिज्म के परिवर्तन जो है न्यूनतम चयापचय मतलब बेसल मेटाबॉलिज्म में होता है, जो मानव कम से कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और इस स्थिति में जो व्यक्ति होता है, मानव जो होता है, कम से कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जब ये बेसल मेटाबॉलिज्म होता रहता है। तो चीज़ें समझ गए हम लोग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। धन्यवाद।